भैया ने वो माता पे बहुत अच्छी कथा सुने और बोलता रहे और अपन बुलाते रहे। तो मैं ये कह रहा था कि जल्दी कर दी ना, गाय माता के नाम पे ये 5-6 कवि हैं, इनकी भी इच्छा की एक दिन घास फूस का कुछ दे, तो आपने पहले ही जल्दी कर दिया, पेमेंट बाद में भी दे सकते हैं ऐसा कौन बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत मजेदार आइटम हूँ और हंसते रहिए हंसते रहिए। लंबी चौड़ी आप इतना लोड दिमाग लेके क्या कर रहे हैं? हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस प्रख्यात की बॉडी इसीलिए नहीं बन रही कि पूरी दुनिया का टेंशन ले रखा है। जिनके हाथ में सब कुछ है वो टेंशन ले ही नहीं रहे, और हमारे हाथ में कुछ नहीं और हम दुनिया का टेंशन ले। जो सब कुछ कर सकते हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने 125 करोड़ जनता ने जो भी फैसला लिया पूरी ईमानदारी से फैसला लिया। इस देश की 125 करोड़ जनता ने 10 साल से एक अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बना करके बिठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर थे, 10 साल से डॉक्टर थे प्रधानमंत्री, परंतु उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। वाले को प्रधानमंत्री बनाया मोदी को, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन ऑपरेशन तो गलत सुने तो ही अपने अपने हिसाब से। चाय का मतलब क्या होता है? बोला दो चिल्ला रहा दिनेश भाई, बोले चाय बेचने वाला। चाय का मतलब क्या होता है? चाय किसको कहते हैं? चाय का मतलब होता है, ये माता बहने बैठी हुई है, चाय का मतलब ये होता है जब आदमी को नींद आती है, तो नींद आती है तो उसकी सुस्ती को भगाने के लिए चाय का उपयोग किया जाता है। आदमी को जब नींद आती है, जागने का प्रतीक है चाय। देश जागता रहे, देश सोए नहीं, इसके लिए हमने चाय वाले को बिठा दिया। राहुल जी ने खाट यात्रा निकाली रुद्रपुर में। अब उन्हें ये पता नहीं कि खाट काय का प्रतीक है। एक आदमी चाय पिला के जगा रहा है, एक आदमी खाट बिछा के सुला रहा है। अगले आदमी को ये भी जरूरत मालूम ही नहीं कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि उनका खुद का काम कभी खाट से पड़ा ही नहीं। खाट पे गया कि समस्या खड़ी होती है, समस्या पैदा करता है, समस्या हल नहीं कर सकता। हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं, माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। इस देश में संस्कारों की हम दो बातें कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंबई से जो हमारे भैया ने बताया, बोले बॉलीवुड वाले ने हमारे संस्कार संस्कृति खत्म कर दिए। बॉलीवुड वाले ने तो क्या क्या नहीं खत्म करा मेरे दोस्त ने। बॉलीवुड वालों ने सब कुछ खत्म कर दिया। वहां से वो जो नग्नता अश्लीलता निकली हमारे घरों तक पहुंची, हमारी माता बहनें बैठी और हमने उस नग्नता को स्वीकार किया। चोली के पीछे दिल है मेरा, एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, यूपी और बिहार मोदी बोला है ना, मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। आप बहुत बड़े लोग हैं मेरे भाई, और बड़े इसलिए हैं इस हिंदी भाषी प्रदेश के अंदर जब दुनिया को जीतने वाले सम्राट अशोक ने इस कलिंग को पूरे दुनिया को जीत लिया। आप 2 मिनट मुझे थोड़ा देर ध्यान से सुने, और इसलिए सुने क्योंकि आप सुनते हैं इसको, ये प्रोग्राम में सुनने के लिए हुआ, इसमें कोई खास बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कोई खास बात नहीं, बहुत सारा समय तो हमारा परिचय में चला जाता है। कवि सम्मेलन में हमारे दिनेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, करना भी चाहिए इनको अच्छा, इन्होंने सबने बहुत अच्छा पढ़ना भी जरूरी है, नहीं पढ़ा तो पैसा कौन दे इनको, एक बात है। तो ये कोई खास बात नहीं है। इन्होंने बताया, बोले यार ये बम्बई से हैं, ये दिल्ली से, ये वहाँ से आए। ये सब लोग वहाँ से इसलिए आए हैं क्योंकि ये वहीं के रहने वाले हैं, इसलिए को डाउट होता है कि यार ये वहाँ से क्यों आया होगा। बोले ये लखनऊ से हमारे बीच में आए, ये श्वेता सरगम हमारे बीच दिल्ली से आई है। तो लोगों को डाउट होता है लड़कों को, बोले यार ये दिल्ली से क्यों आई होगी, और आई तो आई पर ये बीच में क्यों आई होगी, भाई आजू बाजू में भी तो आ सकती थी, बीच में क्यों आई। तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था मेरे भाई के नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता बहुत अच्छी, बहुत। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपने नग्नता पे ताली बजा दी।
हमारी नग्नता में बहुत ज्यादा वो है। अगली पंक्ति जितने लोग पीछे बैठे हैं, शायद मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज तक जाए। भाई साहब आप बैठिए, नाश्ता बाद में बांट देना, सबको मिल रहा नाश्ता, ऐसी कोई खास बात नहीं है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्ख संस्कृति है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर कतई हावी नहीं हुई। हम भोजन चाहे खड़े खड़े करें कि बैठे बैठे करें, भोजन तो वहीं जा रहा है ना जहाँ उसको जाना है। कौन सी नई बात है, ये तो सुविधा है अपनी अपनी। ये बेटियां जींस टी शर्ट पहन के घूम रहा है, बोले जींस टी शर्ट में ये महिला बच्चियां, ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये अनसुलझे प्रश्नों की गुत्थियां है, इतनी जल्दी खुलती नहीं है। और ये बेटियां चाहे जो पहन ले, पर रक्षाबंधन पे भैया के हाथ में राखी बांधना खुलती नहीं है। ये हमारे संस्कार अभी इनमें जिनके हिंदुस्तान संस्कारों का देश है मेरे भाई, क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी थोड़ी नहीं है, ये क्योंकि वो क्या नहीं चाहते हैं। तो आज में बेटी आप हमारे मंच के संजय झाला जैसे लगते हैं। बहुत बना दिया, बोले कन्हैया कुमार ने कहा, उसने ये कहा, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कोई गलत नहीं कहा। उसने ये कहा कि घर घर से अफजल निकलेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, घर घर से अफजल निकलेंगे, तो उसने गलत क्या कहा भाई? भाई मेरी बात सुनो कि जीएन साहब के गलती निकलेगा ना, भी है मत करो। मैं थोड़ा अलग टाइप का काम है। आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप हाँ कर लो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। हंसना बहुत अच्छी बात है। ये बात शेक्सपियर ने नहीं, मैंने खुद नहीं कही, और मैं वही कहूँगा जो मैंने खुद ने कहा है। मैं आपके बीच में ये हिंदू मुसलमान वाली और ये सारी बातें नहीं है। वो सरहद के जो जवान के लिए उन्होंने कहा, उन बेवकूफ़ों ने, कि ये सरहद पर जो जवान खड़े ये आए दिन रेप करते रहते हैं, क्या सरहद का जवान रेपिस्ट हो सकता है? आपका माइक बहुत अच्छा है, शानदार माइक है, इतना बढ़िया माइक हमने कभी नहीं देखा। आज से 17 लाख साल पहले जब नैमिषारण वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया, और 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी वो ये वाला। कई बार ऐसा होता है सम्मेलनों में, बोले यार माइक खराब है, माइक गला खींच रहा है, माइक गला वो यहाँ थोड़ी चलता, वो लीलावती उधर वाली, यहाँ लीलावती कलावती का कोई भी रोल नहीं, यहाँ दूसरा रोल। कभी सम्मेलन आपका बहुत अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अच्छा होना बुरा होना ये सब उस विधाता के, यश अपयश मरण जीवन लाभ सब विधि हाथ, ये सब उसके हाथ में। रात के 3:30 बज रहे राकेश भैया, कितने 3:30, हालांकि अभी नहीं बजे, ये कुछ टाइम पे की बात है। कौन से टाइम पे? 17 लाख साल पहले की बात है। 17 लाख साल पहले रोहित भाई रात के 3:30 बज रहे। बात बहुत अच्छी कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा, ये सफल होना असफल होना, ये क्या है? ये सब विधि हाथ उस परमात्मा के हाथ में, विधाता के हाथ में। रात के 3:30 बजे भगवान श्री राम की नींद खुली तो देखा कि हनुमान जी फपक फपक के रो रहे हैं। रावण का युद्ध का दृश्य था, रात को शिविर में सेना सोई हुई थी, हनुमान जी रो रहे। तो भगवान राम ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा कि हे मारुति नंदन, तुम भावुक क्यों हो गए, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपके ये नाजुक कोमल चरण है, आपको राजमहल में होना था। आप दिनेश वंश मंडनम महस चाप खंडनम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम मुनित्र संत रंजनम कृपालु शील कोमलम। हे कृपा के सागर भगवान श्री राम, आपको वहां राजमहल में होना था, आप यहाँ समुद्र के थपेड़े में गर्म रेत में सोए हुए हैं। ये सारा दुख देख करके मैं से
देखा नहीं गया, मैं भावुक हो गया, मुझे रोना आ गया। तो भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, ये दुख सुख, ये यश अपयश मरण जीवन सब विधि हाथ उस विधाता के हाथ में है। तो हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया, बोले ये विधाता कौन है? बोले जो भाग्य लिखती है। बोले कहाँ रहती? बोले ऊपर रहती है, अपने को क्या लेना देना। 10 मिनट में हनुमान जी ऊपर, 3:40 में विधाता के घर पे दरवाजा खटखटाया। उस जमाने का सबसे बड़ा हाई जंप का खिलाड़ी था वो। दरवाजा खटखटाया, विधाता ने कहा, बोले कौन? बोले बाहर निकल, बताऊं कौन। जैसे दरवाजा खोला विधाता ने, हनुमान जी ने देख तड़ा था। अरे बोले मेरे से क्या गलती? बोले तेरे को शर्म नहीं आई? भगवान का भाग्य लिखने में ऐसा पक्षपात करती है। अरे बोले मेरी बात तो सुनो। बोले तेरे को शर्म आना? अरे बोले मेरी बात तो सुनो हनुमान जी। बोले तूने ऐसा भाग्य लिखा तो क्यों लिखा? विधाता ने कहा, बोले शांति पकड़ो, धीरे धीरे बोलो, क्या प्रख्यात की तरह बोले ही जा रहे हो? बोले तेरे को ऐसा नहीं लिखना था। विधाता ने कहा, बोले देखो हनुमान जी, ये भाग्य लिखना मेरे हाथ में भी नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले अगर आप ये कल्पना करो, सोचो कि ये भाग्य लिखना अगर मेरे हाथ में होता तो 3:40 पे एक बंदर आके मेरे को मारेगा, ये फिर किसने लिखा? भाई ने हनुमान जी सीधे ऊपर से नीचे आ गए। रामचंद्र जी ने कहा, बोले क्या हुआ? बोले मामला और ऊपर से चल रहा है। तो ये कितने ऊपर से चल रहा है कोई मालूम नहीं, बाकी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। इन सारी समस्या का मेन कारण ये है कि आदमी की शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। हमारे पास बैठे हुए जहाँ शक्ति जहाँ लगना चाहिए वहां नहीं लग रही है, गलत जगह लग रही है। जो पावर जो शक्ति राहुल गांधी में आना थी वो दिग्विजय सिंह में चली गई। रिचार्ज गलत हो गया, रिचार्ज गलत हो गया। जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगना। और राहुल जी को भी इस उम्र में मतलब ये समझ लो कि एक लड़की के गले में बाह में हाथ डाल के घूमना था, वो भी वहाँ संसद में आग मार रहे हैं। क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं हमें यही पता नहीं चल रहा। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। हमारे संस्कार कहाँ रोंदे गए पैरों तले। कवि सम्मेलन को जरा जवान कर देगा। मेरे दोस्त, मैं राकेश भाई आपके शहर में पहली बार आया हूँ और पहली बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बुलाया ही पहली बार। तो मैं क्या करते कि मैं पहली बार, मेरे को आपने बुलाया ही तो मैं नहीं आया। पिछली बार आपका फोन आया था, हाँ, इन्होंने कहा मैं नहीं आ सका, क्षमा चाहता हूँ। आपका फोन आया, मेरे पिताजी शांत हो गए थे। तो इन्हें ये मालूम नहीं था क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। उन्हें कैसे मालूम चला? आपके बार आया, मैं आ गया और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी, तो वो मेरे अकेले के पिताजी थे। कह रहा थे ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और मेरी 5-7 कविता एक साथ चल रही, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई, कौन सी कहाँ। ये सब आपको ही दिमाग लगाना। जब अगर बगैर आदमी दिमाग से 10 साल से आदमी प्रधानमंत्री रह सकता है तो मुझे क्या मतलब दिमाग। ये लोग हैं सारे, ये भैया प्रोफेसर है, कोई डिलीट कर रखा, पीएचडी कर रखी, तो ये इतने पढ़े लिखे लोग करके इन्होंने करा क्या? कर तो वही रहे जो मैं कर रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों को वो देश के बहुत ज्यादा पढ़े लिखों ने क्या कर लिया? हिंदुस्तान के ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने रात की 3 बजे एक सुप्रीम कोर्ट खुलवाई एक आतंकवादी के लिए। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी का मतलब समझते हैं आप? जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, जिनका बस पड़ गया वो हम नेताओं को गाली दे रहे भाई, नेताओं को कह रहे, नेताओं भी इतनी सारी बातें कर रहे। एक तो नेता ही कभी सम्मेलन कराते बेचारे, कहते हम पैसा देते और उन्हीं को गाली दे रहे। सड़क खा गए, चारा खा गए, आपको इससे क्या तकलीफ है? वो खा गए, आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने की। आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा भाई साहब? हाँ, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस जगह में जो कचौरी बनती है, यहाँ जो इडली डोसा बनता है, वो मान लो हम नहीं खाएंगे तो भैया क्या संबलपुर वाला आएगा खाने के लिए? भारत की संपत्ति भारत का आदमी नहीं खाएगा तो क्या अमेरिका से आएगा खाने वाला? इसलिए आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिस खुद को खाने को मिला। भ्रष्टाचार करना अन्याय है। अन्याय का मतलब क्या होता है? एक अन्य तरह की आय। जो खाए जिएगा, जो
जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। खा गए भाई, ढंग से ताली वाली बजाइए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 साल पहले, कितने साल पहले? 5000। 5000 कितने होते मेरे को मालूम नहीं है, परंतु 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कान्हा को डांटा, बोले मिट्टी खाते हो कान्हा, मुंह खोलो अपना। तो नन्हे कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो घुटनों के बल चलने वाला वो नन्हा कन्हैया योग शक्ति से योगेश्वर बन गया। और जब अपना मुंह खोला उस योगेश्वर ने तो अपने मुंह के अंदर उसने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूरलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भुवन बचपन में भगवान कृष्ण पूरी दुनिया खा गए। तो कोई दिक्कत नहीं, बोले ये सड़क खा गए, आतंकवादियों पे हम कविता कर रहे हैं, आतंकवादी विस्फोट कर रहे हैं, आतंकवादी खाना खाया है भाई, वो बम फोड़ रहे हैं आतंकवादी। तो बात ये नहीं कि आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, बात ये कि उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। भाई बम फटा ना, इसमें कौन सी नई बात, भाई बम फटा, अखबार के लोग, मीडिया चैनल, बम फटा, मार, लोग घबरा रहे हैं, बोले बम फटा। भाई बम फटेगा, वो बम है तो फटेगा, इसमें कौन सी नई बात, बम था तो फट गया। उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। उस बम की ये प्रॉब्लम है कि वो बम बोल नहीं सकता, और मान लो अगर वो बम बोले तो सुनेगा कौन, और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। आप गौ माता की बातें कर रहे हो, हम इतने धार्मिक लोग हो गए राकेश भैया, हम इतने धार्मिक हैं कि हमने 1 महीना श्रावण मनाते हैं। हाँ। तो पूरी सृष्टि, पूरा देश दुनिया शिवमय हो जाती है। कावड़ यात्रा निकालते हैं, कावड़ यात्री चले जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल बम, ओम नमः शिवाय बोल बम। श्रावण महीना गया शिव जी का, इसके बाद में नवरात्रि आई, 9 दुर्गा उत्सव, माता जगदम्बा को मनाते हैं। फिर गणेश चतुर्थी आती है, 10 दिन तक गणेश जी को मनाते हैं, पुत्र की बारी आती है। ये दुनिया, हिंदुस्तान त्योहारों में जीने वाला मेरा राष्ट्र है। 1 महीने तक ओम नमः शिवाय के जाप चलते श्रावण महीने में, ओम नमः शिवाय बोल बम, बोल बम, बोल बम। सुन लिया शंकर भगवान ने कि बोल बम, बोल बम, बोल गए बम, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रंगा गया। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। मारवाड़ की बात कर रहे थे, मारवाड़ी, मैं 2 पंक्ति पढ़ता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर अपने वतन, अपने मारवाड़ से प्रेम है तो हाथ खड़े कर लेना और ताली बजा देना। पंक्ति पढ़ता हूँ। तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पर कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम काय की विश्व सुंदरी हो, तुम काय की विश्व सुंदरी हो। कंपटीशन जीती इस बात की। तुम काय की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोंदने का,
तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा बात नहीं कर सकते अपन। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को जो कटे बाल वाली मैडम है ना, मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, 2 पंक्ति में साहब कवि सम्मेलन को जवान करना, आप कविता सुनने के लिए बैठे हैं, मैं आपको हंसाने का काम कर रहा हूँ। हंसते हंसते अगर कविता की बात हो जाए तो आपके हाथ खुलना चाहिए। मैंने कहा पत्नी से कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता, बहुत बढ़िया। इस देश को झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। हमने प्रतियोगिताएं करी झांसी की रानी बनाने की, रिजल्ट गलत निकला। झांसी की रानी आई, हाँ, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। भाई अपन तो कोशिश करते हैं परंतु रिजल्ट गलत निकलता। इन गलत रिजल्ट के बीच में मैं आपके बीच में एक कविता मेरे भाई ने जहां से वहां से सुनिएगा। सरहद पर एक जवान खड़ा है साहब, और वो जवान जो है, हाँ, नीचे तपती धरा ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। बहुत सरल कविता है, आपको फटाक से समझ में आ जाएगी। मैं हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करता हूँ क्योंकि इस दुनिया में सर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख क्रिश्चियन, ये कुछ भी नहीं होता है। ये सारे हमारे भ्रम है मेरे भाई। आप बहुत पुराने लोग बैठे होंगे, आपने एक फिल्म देखी होगी, बहुत पहले आई थी, अमर अकबर एंथोनी। उसमें 3 कलाकार थे, अमर अकबर एंथोनी। उसमें एक हिंदू था, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है। 3 कलाकार थे उसमें। एक अमिताभ बच्चन थे, एक विनोद खन्ना थे, एक और ऋषि कपूर से मेरा कभी काम नहीं पड़ा। आप ऋषि कपूर को जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी के नंबर नोट कर लो, अगर कभी ऋषि कपूर को बुलाने की जरूरत पड़े तो आप भैया से संपर्क कर लेना, वो कम पेमेंट में आ सकते हैं। ऋषि कपूर इनके दोस्त हैं। ऋषि कपूर मेरा काम ही नहीं पड़ा कभी ऋषि कपूर से। विनोद खन्ना से जरूर मेरा काम पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, मंत्री मंडल में थे, मिनिस्टर थे। बंबई में जनता की पुकार के कवि सम्मेलन में विनोद खन्ना साहब आते थे, तो पिछली बार भी वो आए। हम प्रोग्राम के बाद 10-20 मिनट बाद हम पीछे बैठे, हमारी बातचीत हुई, चाय वाय पी हमने, और इसके बाद विनोद खन्ना साहब बीमार पड़े और वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद कोई भी मेरे से एक बात बता दो, विनोद खन्ना मिले थे इसलिए ले जाओ मैं, तो उनकी हालत खराब हो गई, मैं जान के बोल दूँ आपको। एक हिंदू है, देखो बात सुनो, बड़े अच्छी बात, मैसेज है उसका कि एक अमर यानी हिंदू, अकबर मुस्लिम है, एंथोनी क्रिश्चियन है। अब ये एक हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इन तीनों का जो बाप था उसमें प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है या मुसलमान है, जो भी है, बाप तो सबका एक ही है, वो किशन लाल। जो किशन लाल अपना सर्वस्व सारा जीवन गाय माता के नाम पे बिता देता है मेरे भाई, उस गाय माता के नाम पर मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी खड़ी करने की सुनिएगा कि नीचे तपती धरा, वाह भाई, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान, और सरहद पर तिरंगा लहराता है। पंक्ति बहुत बारीक है, आप पकड़ लेना तो मुझे अच्छा लगेगा। वो कहता है कि ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा, और भला उसे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। उस तिरंगे से बड़ा कुछ भी नहीं, और आपकी तालियां कमजोर है मेरे दोस्त। मैं बात कहना चाहता हूँ, ये तिरंगा ये कुछ भी नहीं है, बस लहराएगा हो जाता है तिरंगा लहराएगा। संकट में भी
सदैव मुस्कुराते रहना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कहा है सदैव मुस्कुराते रहिए। बस मुस्कुराना। बाबा भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए मेरे भाई। हंसते हंसते देशभक्ति की जा सकती है। मेरी देशभक्ति हंसते हंसते। आप सदैव मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हंसते रहिए। भाई साहब आप बैठ जाइए प्लीज, जल्दी से बैठ जाइए आप। कल परसों इंदौर में एक आदमी ऐसे घूम रहा था, मैंने उसको कहा कि बैठ रहा, नहीं बैठा हूँ, बीमार हो गया। उसके पास में भी काला कलर का शर्ट था, काले कलर का, इसलिए कहना पड़े वरना कोई दिक्कत नहीं। बीमार हो जाएगा कौन टेंशन ले। चाय लीजिए, मुझ में चाय आती है, चाय आती है। चाय पीने से कॉन्फिडेंस बनता है। मोदी बड़ा कॉन्फिडेंस किसका हो सकता है? चाय वाले से बड़ा कॉन्फिडेंस में किसका हो सकता है? आज भी बड़े बुजुर्ग लोगों की इज्जत करते हैं, वो सम्मान करते हैं। जहाँ भी सभा में जाते हैं अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सबको आगे बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि भाइयों। और भला उससे फुर्सत कहाँ थी संतों के उपदेश सुनने की? वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। 2 कौड़ी के लोग उन सरहद के जवानों के ऊपर अगर इस तरह की बातें करते हैं तो वो जवान कहता है कि हे तिरंगे, मैं सुस्ताना चाहता हूँ थोड़ी देर तेरी छाँव में, क्योंकि मेरी छाती के छाले उतर आए हैं पाँव में। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। हाथ खोलना। वो कहता है कि तिरंगे, मैं सुस्ताना चाहता हूँ थोड़ी देर तेरी छाँव में। मेरी छाती के छाले जो उतर आए हैं पाँव में, पता नहीं क्यों मेरी आत्मा घुटने लगी है। जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी है। क्या बात है। जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां, और जवान करना कभी सम्मेलन को वो कहता है कि जब से सड़क छाप लोगों की उंगलियां सरहदों पर उठने लगी। मेरे भाई ने कहा कि हनुमान थप्पा बर्फ में 6 दिन तक दबा रहा। इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमी केलकेटा के ईडन गार्डन में विराट कोहली के एक छक्के पर करोड़ों रुपए की बरसात होती है। उस वक्त सरहद पर जवान खड़ा कहता है कि भूख लगी तो मैं भूखा रहा, प्यास लगी तो पानी समझा मैंने दुश्मन के खून को, पर ठंडा नहीं होने दिया कभी अपने जुनून को। नींद आई तो माथा टिका कर सो गया मैं बंदूक की नाल पर दाग नहीं लगने दिया मैंने कभी भारती के दीप्तिमान भाल पर। बढ़िया सब। 4 लाइन साथ में ले जाना और मुझे विदा करना। मैं 4 लाइन पढ़ देता हूँ। उसने कहा कि मैं तो कब से भूल चुका था वो बचपन की बातें, वो गुलाबी ठंड से महकती हुई रातें, वो रोज रोज भोजन के वक्त रूठना ऐठना और पिता की पीठ पर घोड़ा बना करके बैठना, मोहल्ले में मकर संक्रांति पर पतंग से पेंच लड़ाना, दादी माँ की परी रानी की कहानी को आगे बढ़ाना। मेरे बचपन की वो अधूरी कहानी कहीं भटक गई है और मोहल्ले में कटी मेरी पतंग जो सरहद पे जाकर के अटक गई है, वो सरहद पर जाकर के अटक गई है। मेरे भाई, उस सरहद पर जब युद्ध चला तो उस पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एक खत लिखा अपनी माँ के नाम। 2 मिनट में मुझे आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आपके खून को मैं गर्म करना चाहता हूँ। उसने लिखा, उस पाकिस्तान के जवान ने लिखा कि सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक लाला। भाई पाकिस्तान का सैनिक तो यही लिख सकता है। सुनो ना, सलाम वालेकुम मेरी बूढ़ी खाला, मैं तुम्हारा निकम्मा बेटा सादिक लाला। 2 जन बचे अरे 2 जन अभी बचा है, दिनेश बार ही बचा है। तुमसे मिलने की याद तो बहुत आ रही है, पर क्या करूं अपने जान जा संचालक का खोल लिए थे। चारों तरफ मौत का सिकंजा कस गया है, या यूं समझो कि हिंदुस्तानी शेरों के जबड़े में पाकिस्तानी भेड़िए का हाथ फंस गया है। फिर भी जंग भी जारी है।